हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आने वाले अगले 5 साल के अंदर जो जॉब्स होंगे, जो हाई पेइंग जॉब्स हैं इंडिया के अंदर, वो कौन से होने वाले हैं। तो 10 ऐसे जॉब्स की मैं आपसे बात करूंगा जो आपको अगले 5 साल में प्लान करने चाहिए यदि आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो। क्योंकि आने वाले समय पर जो रेगुलर जॉब्स हैं, जैसे आप इंजीनियर हैं और सिंपल इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू बहुत कम होने वाली है। क्योंकि आज की तारीख में भी हालात ऐसे हैं कि सिंपल इंजीनियर शायद कई बार जॉब पिकअप भी नहीं कर पाता है, और यदि पिकअप करता है तो बहुत ही कम कीमत पर उसको उठाया जाता है और काफ़ी पेमेंट कम मिलता है। इसी तरह से हम डॉक्टर्स की यदि बात करें तो डॉक्टर्स का प्रोफेशन हमें लगता है कि परफेक्ट प्रोफेशन है और ज़रूर चलेगा। इसका सिंपल कारण है कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर्स कम हैं, ये सच है। लेकिन इसके साथ साथ अब मेडिकल प्रोफेशन भी एक बहुत बड़ा टर्नओवर या बहुत बड़ा चेंज लेने जा रहा है। और उसके अंदर जैसे मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि मैं रेगुलर होम्योपैथी नहीं करता हूँ, मैं क्लासिकल होम्योपैथी करता हूँ। क्लासिकल होम्योपैथी का मतलब कि मैं एक पर्टिकुलर डिजीज़ और उसकी पूरी बैकग्राउंड यानी उसकी हिस्ट्री लेकर के चलता हूँ और उसको आगे तक ट्रीट करता हूँ, यानी जनरेशन तक का वो प्लान करके चलता है। और जब आप इस तरह से बात करेंगे तो नेचुरली पेशेंट आपके पास रुकेगा। इसी तरह से जो मेडिकल साइंस है उसने इतना बड़ा अब चेंज लिया है कि स्पेशलाइज्ड मेडिकेशन, स्पेशलाइज्ड सेक्टर ना, जैसे आंखों का हम यदि कहें तो पहले ईएनटी डॉक्टर होते थे जो आई नोज एंड थ्रोट सब कुछ देख लेते थे। आजकल ईयर स्पेशलिस्ट अलग हैं, थ्रोट के अलग हैं, आपकी आइज के कई किस्म के स्पेशलिस्ट हैं। यानी जो रेटिना को देखते हैं वो अलग हैं, जो बाकी प्रॉब्लम को देखते हैं, रेगुलर डिजीज को देखते हैं वो अलग हैं। इतना बड़ा स्पेशलाइजेशन सेक्टर हो गया है। फिर मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है, क्योंकि पहले समय पर मेडिसिन जो है इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। अब मेडिसिन इतनी स्ट्रांग है और ऐसी अच्छी डेवलप्ड मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट के अंदर कि हर डॉक्टर को प्रोफेशनली अपडेट करना पड़ेगा, वरना वो अपने प्रोफेशन में पीछे रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सिंपल एमबीबीएस किया है और आप समझते हैं कि आपकी लाइफ अच्छे से चलेगी, तो बिल्कुल अच्छे से नहीं चलने वाली है जब तक आप कोई स्पेशलाइजेशन ना कर ले और अच्छा सा एक्सपीरियंस गेन ना कर ले। तो इसी प्रकार से जैसे मैनेजर्स, आपने एमबीए कर लिया पुराने समय में, सब ठीक लगता था, जॉब लग जाएगी, आप मैनेजर लग गए, एचआर मैनेजर हो गए, आप मैकेनिकल के हैं तो हो सकता है आप टेक्निकल मैनेजर हो गए, तो इस प्रकार से काम चल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर जगह पर स्पेशलाइजेशन है। साइकोलॉजी के लिए अलग मैनेजर है, ह्यूमन राइट्स के लिए अलग है, आपका जो बिहेवियरल साइंसेज है उसके लिए अलग है। जैसे कहते हैं ना, ह्यूमन कैटलिस्ट के इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसको पोस्टमार्टम कर करके वो देख सकते हैं आजकल के मैनेजर्स। तो ये बहुत बड़ा कैलिबर इसकी ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये कि आने वाले समय पर आपको स्पेशल स्किल अपने अंदर डेवलप करनी होगी, और स्पेशल स्किल के साथ साथ केवल एक स्किल डेवलप करने से आपका काम नहीं चलने वाला। मल्टी स्किल टास्क आपको दिया जा सकता है, और मल्टी स्किल जब तक आप नहीं हैं, जब तक आप मार्केट में अच्छा जॉब शायद नहीं पा पाए। छोटे से एग्जाम्पल से यदि मैं शुरू करूं, सबसे पहला जो सेक्टर बनेगा वो है स्किल्ड मैन पावर का। स्किल्ड मैन पावर का मेरा मतलब है कि जैसे मैंने बताया, अगर डॉक्टर्स भी हैं तो उनकी स्पेशल स्किल अगर नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। इसी तरह इंजीनियर्स का है। इसी तरह हम लोअर लेवल पर आए, जैसे पुराने ज़माने में होता था ये कारपेंटर है, कारपेंटर का जॉब कर लेगा, उसको चीज़ें बनाना आता है, सोफ़ा बना देगा, चेयर बना देगा। अब ऐसा नहीं है। अब डिज़ाइनिंग के ऊपर बात आ गई है, कोई इलेक्ट्रिशियन है या कोई प्लम्बर है, तो इस तरह का उसको काम सीखना होगा, क्योंकि डेवलपमेंट जो आगे होने वाला है अगले 5 या 8 साल के अंदर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है। मतलब नहीं, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग बड़े तेज़ी से जाने वाले हैं, और जब कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो आपको स्पेशलाइज्ड प्लम्बर चाहिए। 22वीं मंजिल पर प्लम्बर कैसे फिटिंग करेगा, नीचे से पाइपलाइन कैसे लेकर के जाएगा, ये एक स्पेशलाइज्ड टास्क है। ये वैसा नहीं है कि आपने नल का लगाया और टैप लगा दी और काम चल गया। इसी तरह से इलेक्ट्रिशियन का काम है 25, 40, 50 फ्लैट्स का एक साथ प्लान करके चलना, लिफ्ट प्लान करना, तो बहुत बड़ा कैलिबर की जरूरत होती है। यानी एक स्पेशलाइज्ड स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। यदि आपके पास स्किल है तो डेफिनेटली आपकी मार्केट वैल्यू भी उतनी हाई रहेगी। तो ये तो हुई पहली ऑप्शन कि आपके पास
स्किल्ड जॉब या स्किल टैलेंट होना चाहिए, तो आपकी जॉब सिक्योर है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ केयर सेक्टर बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है और हर आदमी हेल्थ की अवेयरनेस उनके पास है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हमारी एवरेज एज वो बढ़ गई है हर कंट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल, इंडिया में पहले एवरेज एज 60 साल के करीब होती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी या हॉस्पिटल कम थे या जो भी कारण रहा हो। लेकिन अब ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं, इसी वजह से एवरेज एज 60 साल से बढ़ करके 75 से 80 साल के बीच चली गई है। कहने का मतलब, यानी जो एल्डरली क्राउड है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है और स्पेशलाइज्ड मेडिकल रिक्वायरमेंट होने वाली है। क्योंकि ओल्ड एज में सुनने की प्रॉब्लम होगी, देखने की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, शुगर बढ़ जाता है। आप सब समझते हैं कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऐड ऑन हो जाती हैं 75-80 साल की एज के आसपास। तो मेडिकल प्रोफेशन में यदि आप स्पेशलाइज कर लेते हैं, जैसे पुराने ज़माने में होता था कि नर्स केवल लेडीज़ होती थी, फीमेल ही नर्स होगी। अब नर्सिंग प्रोफेशन एक अलग प्रोफेशन है। नर्सिंग का मतलब वो केयर टेकर भी हो सकते हैं, मेल नर्स भी होती हैं। आप एक कॉम्बो प्लान करके नर्सिंग जॉब भी कर सकते हैं, यानी 8 से 10 लोग हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि हम नर्सिंग की पूरी फैसिलिटी आपको देंगे। फॉर एग्जांपल, बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा के वो घर में आया, उसको नर्सिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन कौन लगाएगा, इंजेक्शन कौन लगाएगा, डेली उसका लिन कौन चेंज करेगा। तो ये जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है, इसी तरह नर्सिंग की बहुत बड़ी ऑप्शन अब बनती है मार्केट में। और इंडिविजुअल जो पे कर सकते हैं, डेफिनेटली वो अपनी पर्सनल नर्स रखना चाहेंगे। ये एक बहुत बड़ा फिर होता है कि जैसे मेडिकल एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स, मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा बड़ा सेक्टर होता जा रहा है और लीगल जो केसेस हैं मेडिकल के, उनको समझना। जैसे कई कंट्रीज़ में जो लीगल केसेस होते हैं मेडिकल के, एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, किसी का ऐसा मर्डर हो गया, तो उनका अलग हॉस्पिटल है। सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उस हॉस्पिटल में होती हैं, नॉर्मल हॉस्पिटल में दूसरे ट्रीटमेंट होते हैं। इस तरह का डेवलपमेंट इंडिया में भी आगे होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। तो आपको ये स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा कि आप लीगल भी समझते हो, मेडिकल भी समझते हो, जो कोऑर्डिनेशन है जैसे पुलिस का और बाकी डिपार्टमेंट का, ये आपको पता हो, तो मेडिकल के अंदर बहुत बड़ा आपको सेकेंडली बूम मिलता है। थर्ड जो जॉब मार्केट है बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली, ऑल ओवर दी वर्ल्ड और इंडिया में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, वो है टूरिज़्म। टूरिज़्म इतनी स्पीड से ग्रो कर रहा है कि शायद पिछले 2 या 3 साल के अंदर इंडिया के अंदर ही 15 से 20% की ग्रोथ देखने को मिली है टूरिज़्म के अंदर। टूरिज़्म के अंदर जैसे हम पहले सोचते थे कि एक गाइड हमने ले लिया और लोकल हमको वो लैंग्वेज बता देगा, चीज़ें समझा देगा, जगह दिखा देगा, अब ऐसा नहीं है। लोग बाग कल्चरल डिफरेंस समझना चाहते हैं, लोग बाग ये समझना चाहते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी और क्यों थी, और आप इंडिया में इस चीज़ को क्यों वैल्यू देते हो। आपके कंट्री ने ये जो मॉन्यूमेंट बना था, ये किसने बनाया था, इसका बनाने का एम क्या था। जैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जिनकी हिस्ट्री शायद हमें खुद पता नहीं है, तो वो हिस्ट्री अगर कोई जानता है, स्पेशलाइज्ड है, आपके कल्चर से आपको इंट्रोड्यूस करा सकता है दूसरे कंट्री के लोगों को, उनकी बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ये कल्चरल गाइड, जैसे कुछ समय पहले शुरू हुआ था विलेज टूरिज्म, लोगों को बहुत पसंद है मेट्रो से निकल करके 2 दिन विलेज के अंदर बिताएं, विलेज का जैसा माहौल उनका मिलेगा तो लोग उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो इसी तरह से विलेज टूरिज्म जो माउंटेन्स के अंदर है, स्पेशल टूरिज्म वहाँ पर, और वहाँ पे एक्टिविटी आपको पंजी जंप करा देंगे, आपको वो स्काई डाइविंग करा देंगे, पैराग्लाइडिंग करा देंगे। तो इस तरह के जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा एवेन्यूज़ बनता है टूरिज्म सेक्टर के अंदर। चौथा जो है, किसी भी सिटी में आप चले जाएं, ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है ऑल ओवर दी वर्ल्ड कि हमारा जो वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है और वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है सभी के लिए। तो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर स्पेशलाइजेशन करना, क्योंकि वेस्ट से ही, स्पेशली जैसे चाइना की यदि हम बात करें तो चाइना ने वेस्ट से ही करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल ऐसा होता है जो हम फेंक देते हैं। सपोज मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया और वो यूज़ नहीं कर सकता हूँ तो मैं उसको वेस्ट में फेंक देता हूँ। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें, काफ़ी उसका प्लास्टिक, काफ़ी उसके मेटल यूज़ हो सकते हैं। जो वेस्ट मैनेजमेंट को रिसाइकिल करने की नॉलेज रखता है, एडवाइस कर सकता है, तो वो इस चीज़ के अंदर अपना जॉब अच्छा चला सकता है। और ये वेल पेइंग जॉब्स है और ये सभी जगह रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम वेस्ट इतना जनरेट कर रहे हैं, इसको मैनेज करना
और इससे पावर जनरेट करना, इससे बाकी फ़ायदे जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर रहेगा वेस्ट मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है कि ज़मीन जैसे घटती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है और ह्यूमन रिक्वायरमेंट, खाने की रिक्वायरमेंट, रहने की रिक्वायरमेंट ये बढ़ती जा रही है, तो फार्मिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर होकर के उभरने वाला है। फार्मिंग जैसे आज की तारीख में होता है, जो ऑर्थोडॉक्स फार्मिंग है कि आप बैल लेकर के और किसान की तरह काम करें, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज़मीन लोगों के पास कम होती जा रही है। जिन लोगों के पास पहले 10 एकड़ ज़मीन थी, शायद उनके पास 1 एकड़ रह गई है। अब 1 एकड़ के अंदर जब तक वो स्मार्ट फार्मिंग नहीं करेगा, मॉडर्न फार्मिंग नहीं करेगा, उसकी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। इसलिए मॉडर्न फार्मिंग के एडवाइज़र्स, इनको सलाह देने वाले, कौन सी जो पेस्टिसाइड्स है वो यूज़ करने हैं, कौन से सीड्स बेस्ट होते हैं, या किस तरह से ये ग्रो करने हैं, ग्रीन हाउस कैसे बनता है, तो इस तरह की जिसको नॉलेज है मॉडर्न फार्मिंग के अंदर, उनकी भी जॉब ऑप्शंस बहुत अच्छी बनती हैं आने वाले समय के अंदर। फिर एक नई चीज़ जो आप सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत इंसान चुकाने वाला है यदि हम उसे नहीं सीखेंगे, वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज होना ऑलमोस्ट हर सेक्टर में कंपलसरी हो जाएगा। जिस तरह से हम यदि कंप्यूटर नहीं जानते तो हमें कई बार जॉब मिलना ही इम्पॉसिबल होता है, इसी तरह से अगर हम AI को नहीं समझते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर उभर करके आएगा और लोगों को एक डर है कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से लोगों की जॉब चली जाएगी। ऐसा नहीं है, लोगों की जॉब उस इंसान की वजह से जाएगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से समझता है, वो आपसे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। और यदि आप ऑर्थोडॉक्स तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं तब आपकी जॉब जाएगी। यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना सीख जाएंगे, उसके निटिग्रिटीज़ जो बोलते हैं उसे सीख जाएंगे, तो आपकी जॉब 100% सिक्योर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब जनरेट करने वाली है, ना कि ये जॉब लेने वाली है। फिर जैसे स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ है, पुराने समय पर हम स्कूल जाएंगे तभी पढ़ाई हो सकती है, अब ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। ऑनलाइन टीचिंग शुरू हो गई है, वेबिनार्स होते हैं काफ़ी जगह पर। हम यदि कोई स्पेशल नॉलेज लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन नॉलेज ले सकते हैं। कई लोगों ने ऑनलाइन अपना पोर्टल खोल रखा है और अपना बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही उभरता हुआ सेक्टर है कि यानी डिस्टेंस एजुकेशन कनेक्टेड टू दी लेटेस्ट एनवायरनमेंट के हम नेट एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन इसके अंदर जा सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम जिसे कहते हैं कि डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करके हम किसी को एजुकेट करना, ये बहुत बड़ा। 8वां है कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, क्योंकि पॉल्यूशन पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, इंडिया में भी बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, तो पॉल्यूशन कंट्रोल एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा हमेशा हम सबके लिए, समाज के लिए, खासतौर से गवर्नमेंट का बहुत ही सीरियस इसके ऊपर ध्यान है कि हम पॉल्यूशन कंट्रोल किस प्रकार से कर पाएँ। यदि पॉल्यूशन कंट्रोल की नॉलेज किसी को है, कोई एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट है, कोई ये बता सकता है कि हमने इंडस्ट्री लगाई, उसे हम वाटर पॉजिटिव कैसे रखेंगे, कार्बन पॉजिटिव कैसे रखेंगे, हम पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हम कैसे बचा सकते हैं, चीज़ों को रिसाइकल करके कैसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं पानी को, या हम जो वेस्ट होता है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, तब आप अपना जॉब सिक्योर समझिए कि आपको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए भी जॉब ऑप्शन बहुत ही अच्छी बनती है। जैसे सस्टेनेबल एनर्जी, आपकी जो सोलर पावर एनर्जी या इस तरह की एनर्जीज जो होंगी, इनकी नॉलेज वाले, इनकी भी जॉब बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आती है जो सबका कंसर्न आज की तारीख में है, और कॉमन आदमी का भी और गवर्नमेंट का भी, वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जितने भी होंगे उनकी बहुत बड़ी वैल्यू रहेगी आने वाले समय में। यदि आप इस चीज़ को क्रैक करते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं और आप साइबर सिक्योरिटी को समझते हैं, तो आपकी जॉब ऑप्शन भी ऑलमोस्ट सिक्योर्ड है। और 10वां और लास्ट जो जॉब ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा वो है, हमें जैसे आपने सुना होगा कि वो बहुत बड़ा हैकर है। हैकिंग होती है जो नुकसान देने के लिए कोई हैकिंग करता है, किसी का अकाउंट हैक कर लिया, किसी का मेल हैक कर लिया, या कोई वेबसाइट ही हैक कर ली। लेकिन इसको रोकने के लिए एक चीज़ होती है जिसे हम एथिकल हैकिंग बोलते हैं। एथिकल हैकर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। यानी जो आदमी इस चीज़ को समझता है कि हैकिंग को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करना है और
साइबर क्राइम को किस तरह से रोकना है, क्योंकि साइबर क्राइम आने वाले समय में सबसे बड़ा क्राइम पैरामीटर होने वाला है। तो ये 10 जो जॉब हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो ये मैंने गिने चुने जॉब आपको बताए हैं। इनको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले स्किल्ड पर्सन की हमको जरूरत होगी, स्किल्ड लेबर, मल्टी स्किल्ड पीपल। दूसरा है हेल्थ केयर सेक्टर। तीसरा टूरिज्म। चौथा वेस्ट मैनेजमेंट। पांचवा मॉडर्न फार्मिंग। छठा है स्मार्ट एजुकेशन और एआई एक्सपर्ट्स। आठवां है एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट। नौवां है साइबर सिक्योरिटी और 10वां एथिकल हैकर्स जो हैं। तो ये स्पेशली आप ध्यान रखें और इसी एंगल से अपने आप को ट्रेन करें, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी की गारंटी है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और आने वाले समय में डेफिनेटली अपने आप को तैयार करके जॉब मार्केट के अंदर स्टेबल रहेंगे। मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।